Good evening, class. How are you all? Am I audible to everyone? Good evening, good evening. Okay. तो कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी index.html जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर। क्या आप लोगों ने सबने बनाया था? ओके। क्या आप लोगों ने सबने बनाया था? जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर index.html सबने बनाई थी, उसके अंदर कुछ कोड लिखा था। आई एम ऑल्सो फाइन। ओके। तो अब इस फोल्डर को मुझे VS कोड में फिर से ओपन करना होगा। ठीक है, VS कोड में ओपन करके आज का कोड हम स्टार्ट करेंगे। आज नए टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, इस फोल्डर को हमें किस में ओपन करना होगा? VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के लिए इस फोल्डर के अंदर आना है। इस फोल्डर के अंदर मैंने इस पे डबल क्लिक किया, मैं फोल्डर के अंदर आ गया। अब फोल्डर के अंदर आने के बाद ये जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा। ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा और आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन हो जाए तो बताइए जल्दी से। VS कोड ओपन हो जाए तो बताइए जल्दी से। ओके। तो कल हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। कल हमने सिर्फ सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, क्या होता है थ्योरी। और उसके बाद कौन से केस, कैमल केस के बारे में थोड़ा सा देखा था। ऑब्जेक्ट्स देखा था हमने, बॉम्ब डॉग। और उसके बाद हमने एडिशन और कॉन्केटिनेशन देखा था। उसके बाद हमने क्या किया था, अलर्ट बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स देखा था। इतना किया था। ठीक है, इतना किया था हमने कल। और ये रही हमारी फाइल जिसमें हमने ये पूरा कोड किया था। आज हम फिर से दूसरी फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले उससे पहले हमें एक फोल्डर बनाना होगा। जावा स्क्रिप्ट के लिए एक फोल्डर बनाना होगा जेएस नाम का, क्योंकि आज से हम लोग जो कोड करेंगे वो एक्सटर्नल जेएस पे करेंगे। एक्सटर्नल जेएस, ठीक है। अब इंटरनल जेएस का यूज नहीं करेंगे, हम एक्सटर्नल जेएस का यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक फोल्डर बनाना होगा। तो अपने जावा स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ओके, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम जेएस नाम का। ठीक है, जेएस नाम का फोल्डर बनाएंगे और हमारी फाइल अब इसके अंदर होगी। ठीक है, सबसे पहले हमको एक इंडेक्स वाली फाइल बनानी होगी, देन हमको एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी होगी। इंडेक्स वाली फाइल में हमको जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करना होगा? लिंक करना होगा। और जब इंडेक्स और जावास्क्रिप्ट दोनों की, इंडेक्स नहीं, एचटीएमएल की एक फाइल बनानी होगी, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी होगी, और HTML की फाइल में जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना होगा। और जब एक बार लिंक हो जाएगी फाइल, फिर उसके बाद हम कोई भी कोड परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्या इतना क्लियर है सबको? मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले HTML की एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। HTML की फाइल जो है वो जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर नहीं जाएगी, जेएस फोल्डर के अंदर नहीं जाएगी। जेएस फोल्डर जो हमने बनाया है उस फोल्डर के अंदर नहीं होगी, वो बाहर होगी। तो पहले बाहर एक बार क्लिक कर लीजिएगा। बाहर एक बार क्लिक करके इस पे क्लिक करिएगा, न्यू फाइल। न्यू फाइल पे क्लिक किया,
और यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, फाइल का नाम देना है विथ एक्सटेंशन। नाम आपके फाइल का मैं सोच रहा हूँ मैं फर्स्ट लिखूंगा, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। मैंने लिखा फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले हमें एच टी एम एल की फाइल बनानी ही पड़ेगी। हमें अगर जावास्क्रिप्ट का कोड रन कराना है तो उससे पहले हमारे पास HTML की फाइल होना जरूरी है। क्या इतना इनफ है? जूम इतना इनफ है? हमारी फर्स्ट डॉट HTML बन गई। फर्स्ट डॉट HTML में टेम्पलेट ले आओ, एक्सक्लामेटरी मार्क, सजेशन आएगा, और उसके बाद क्या कर देना है आपको? बस इंटर कर देना है। टेम्पलेट आपको लाना आता होगा। आई होप आपको बॉयलर प्लेट के बारे में इतना तो पता ही होगा अभी VS कोड में। मैंने इसका टाइटल दे दिया फर्स्ट फर्स्ट JS, ठीक है। JS की फर्स्ट फाइल है, पहली फाइल है, JS की पहली फाइल। ओके, अभी क्या होगा? अभी आप इस फाइल को रन कराओगे, अभी आप इस फाइल को रन कराओगे, अभी आप फर्स्ट डॉट HTML को रन कराओगे तो आपका टाइटल वही आएगा जो अभी आपने लिखा है, ठीक है। टाइटल वही आएगा जो आपने लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारी वही फाइल रन हो रही है जिस फाइल में हम कोड कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है सबको? अब एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनानी होगी और उसको फिर लिंक करना होगा, ठीक है। मैंने एक JS की फाइल बनानी है, मुझको जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनानी है, तो वो बनानी कहाँ पे है? JS फोल्डर के अंदर बनानी है, JS फोल्डर के अंदर बनानी है। तो मैंने JS फोल्डर पे एक बार क्लिक किया, न्यू फाइल क्रिएट किया, फर्स्ट डॉट JS लिखा, फर्स्ट डॉट JS लिखा, इंटर किया, ठीक है। अभी हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल में कोई भी कोड नहीं है, ठीक है। अभी हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल में कोई भी कोड नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया विंडो डॉट एलर्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया विंडो डॉट एलर्ट, और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अलर्ट बॉक्स का काम तो सबको पता है ना, अलर्ट बॉक्स पॉपअप बन के आएगा और उसमें लिख के आएगा क्या? हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा, उसमें हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा, ठीक है। एक पॉपअप बन के आएगा ब्राउजर पे और उसमें हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी अगर मैं अपने पेज को, अगर नहीं, अभी कुछ मिस नहीं हुआ है, अभी तक मैंने सिर्फ फाइल क्रिएट की है। अभी अभी मैं फाइल ही क्रिएट कर रहा हूँ, एक फर्स्ट डॉट HTML, एक फर्स्ट डॉट JS। ओके, फर्स्ट डॉट HTML, फर्स्ट डॉट JS, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है। मैंने इस फाइल को सेव किया, मैंने इस फाइल को सेव किया, मैं रिफ्रेश करूं, कितना भी रिफ्रेश करूं, मेरा अलर्ट बॉक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मेरा अलर्ट बॉक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बस अभी मैंने फाइल क्रिएट की है और कुछ नहीं किया है। मैंने अभी अपना जावास्क्रिप्ट का फोल्डर VS कोड पे ओपन किया है, उसमें एक फाइल बनाई है फर्स्ट डॉट HTML, एक फोल्डर बनाया है JS नाम का, उसके अंदर एक फाइल बनाई है फर्स्ट डॉट JS। एक फाइल ये है, एक फाइल ये है, दो फाइल बस क्रिएट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ, लिंक नहीं हुई है, फाइल लिंक नहीं हुई है। क्या प्रॉब्लम है? फाइल लिंक नहीं हुई है। आपने जावास्क्रिप्ट का कोड एक अलग फाइल में कर रखा है और आप रन करवा रहे हो एक दूसरी फाइल को, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। बिना कनेक्शन के जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के उस फाइल तक पहुंचेगा कैसे? तो जावास्क्रिप्ट की इस कोड को आपको अगर HTML में पहुंचाना है तो उसके लिए आपको इस फाइल को लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट के कोड को लिंक करने के लिए, जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे? स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग। जो लोग लिंक बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम जिस टैग का यूज करेंगे उसका नाम है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग का दो काम होता है, एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। दो काम होते हैं स्क्रिप्ट टैग के, दो काम होते हैं। जैसे लिंक टैग के दो काम होते हैं, आपने पढ़े होंगे, एक्सटर्नल CSS एंड favicon। वैसे ही स्क्रिप्ट टैग के दो काम होते हैं। कौन से दो काम? एक होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट को लिखना, या फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लिंक कर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम फाइल को लिंक करेंगे। हम टाइटल के बाद स्क्रिप्ट टैग हेड में यूज करते हैं। हमने लिखा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कॉलन SRC आपके सजेशन में आएगा, स्क्रिप्ट कॉलन SRC आपके सजेशन में आएगा।
आपके सजेशन में आएगा। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस इंटर कर देना है और ऐसे आ जाए तो बताओ मुझको। आया। अब इस फाइल को लिंक करने के लिए, इस फाइल को लिंक करने के लिए किसी भी फाइल को लिंक करना होता है, जैसे आपने इमेज फाइल को लिंक किया, आपने सीएसएस फाइल को लिंक किया, आप अब जेएस फाइल को लिंक कर रहे हो, आपने एचटीएमएल की फाइल को भी लिंक किया है। आपने जब बनाया था होम, अबाउट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, जो चीजें आपने बनाई थी उसके लिए आपने अलग अलग पेजेस बनाए थे। अलग अलग पेजेस बनाने के बाद उनको लिंक किया था एंकर टैग के थ्रू। गुड इवनिंग। आपने उसको लिंक किसके थ्रू किया था? एंकर टैग के थ्रू लिंक किया था। आपने सीएसएस की फाइल को लिंक किसके थ्रू किया था? आपने उसको सीएसएस फाइल को लिंक किया था लिंक टैग के थ्रू। आपने इमेज को कैसे लिंक किया था? इमेज फाइल को लिंक किया था आईएमजी टैग के थ्रू। ठीक है, वैसे ही आप स्क्रिप्ट फाइल को किसके थ्रू लिंक करते हो? आप स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करते हो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। ठीक है, स्क्रिप्ट में एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, जैसे आईएमजी में एक एट्रीब्यूट था एसआरसी, वैसे ही स्क्रिप्ट में भी एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी। अब एसआरसी के अंदर हमको पास करना होता है पाथ ऑफ द फाइल, पाथ ऑफ द फाइल, पाथ ऑफ द फाइल। आपका जो फाइल का जो पाथ है, आपके फाइल का जो पाथ है, बस वो आपको पास करना होगा। फाइल का जो पाथ है वो आपको पास करना होगा, फाइल का पाथ पास करना होगा। अभी अगर मुझको फर्स्ट डॉट एचटीएमएल से फर्स्ट डॉट जेएस तक जाना है तो हमारा पाथ क्या होगा? हमारा पाथ क्या होगा? हमारा पाथ होगा कि सबसे पहले जाओ जेएस नाम के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर जाना और फर्स्ट डॉट जेएस को क्या कर दो? लिंक कर दो। फर्स्ट डॉट जेएस को लिंक कर दो। ओके, नाउ चेक इट। इसको रिफ्रेश करके चेक करिए, हेलो वर्ल्ड आ रहा होगा। इतना करके आप लोग बताइए मुझको। किसका नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? देखो, जिसका नहीं हुआ पहले देख लो। आपने फाइल को सेव किया है? फाइल सेव किया है? यहाँ पे जेएस नाम का फोल्डर ही था। जेएस नाम के फोल्डर के अंदर ही आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है कि आपके बगल में? अगर बगल में तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट डॉट जेएस। ठीक है, पाथ सही दे दो, पाथ सही दे दो। दूसरी चीज यहाँ पे चेक करो, इस फाइल को आपने सेव कर रखा है, विंडो डॉट अलर्ट को सेव कर रखा है, इस फाइल को सेव कर रखा है, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को सेव कर रखा है। ये सारी चीजें चेक करो, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, बेसिक गलतियां होती हैं, ज्यादा बड़ी गलती कोई नहीं होगी। यही कोई एक गलती होगी, या तो फिर आपने पाथ रॉन्ग दे दिया होगा, या तो फिर आपकी फाइल सेव नहीं होगी, या तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, बताओ जल्दी, हो जाए तो। चलिए, हो गया। आपकी फाइल लिंक हो गई है। ठीक है, अब फाइल लिंक हो गई तो अब हम सारा कोड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स वगैरह देख रखा है, सब कुछ देख रखा है। हम लोगों ने कल एक कोड किया था जिसमें हमने दो नंबर को ऐड किया था, राइट? दो नंबर को ऐड किया था प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू। किसके थ्रू ऐड किया था? प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, आज के दिन हम लोग दूसरे तरीके से एडिशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करने जा रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक टैग लिया जिसका नाम है इनपुट। इनपुट टैग का नाम सुना है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनपुट टैग का नाम नहीं सुना है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनपुट टैग का नाम नहीं सुना? सुना ही होगा भाई, फॉर्म तो बनाया ही होगा। आ कौन? अच्छा, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना। क्या बात कर रहे हो? चलो, इनपुट टैग कुछ ऐसा दिखता है, देख लो। और ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा, आउटपुट में टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा। ठीक है, अब देखिए, आईडी का एक्चुअल काम यहीं पे आएगा। आईडी का एक्चुअल काम यहीं पे आएगा। आप जब भी कोई एलिमेंट आप लोगे, जब भी आप जावास्क्रिप्ट के लिए कोई भी एलिमेंट लोगे, जैसे मैंने इनपुट टैग लिया, तो इसमें आईडी देना ज्यादा जरूरी है। नेम देना जरूरी तो है, तब है जब बैकएंड में यूज हो रहा हो। आईडी देना अभी जरूरी है, अभी जरूरी है। ठीक है,
मैंने यहाँ पे लिख दिया N1 या मैंने इसको दे दिया X, ठीक है, X नाम दे दिया, एक इनपुट टैग हो गया। दूसरा इनपुट टैग मैंने BR दिया, BR दिया, और इसके बाद एक इनपुट टैग ले लिया और इसमें मैंने N1 N2 दे देता हूँ, नंबर 1 नंबर 2, और आईडी में मैंने दे दिया Y। ओके, नाउ फिर मैंने बी आर दे दिया, और उसके बाद इनपुट कॉलन बटन टैग का है। बटन, बटन का नाम सुना होगा, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप बटन का हम यूज करेंगे, ठीक है, इनपुट टाइप बटन का हम यूज करेंगे। अब बटन में लिखा क्या होना चाहिए, बटन में लिखा क्या होना चाहिए, बटन में क्या लिख दूं, वैल्यू में हम इसके क्या पास कर दें, जल्दी बताओ। फॉर्म वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो जल्दी बताओ वैल्यू में क्या पास करें, वैल्यू में क्या पास कर दो, जल्दी बताइए। सबमिट, एडिशन कर रहे हो आप, फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए ऐड, ठीक है, क्या लिखना चाहिए, ऐड, ऐड लिखना चाहिए। ओके, ओके, तो मैंने इसको सेव किया, और अभी के लिए मैंने अपने कोड को रिफ्रेश किया। क्या बात कर, मैंने अपनी फाइल को सेव किया और मैंने अपने कोड को रिफ्रेश, क्या जादू हो रहा है, चलिए ठीक। जावास्क्रिप्ट की फाइल अपनी एक बार चेक कर लीजिए, है ना, एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सही है, और यहाँ पे लिंक एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर js/first.js लिखा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या फर्स्ट के बगल में कोई जेएस नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर तुम्हारी फाइल है कि नहीं, अंदर है फाइल कि बाहर है फाइल। अगर बाहर है फाइल तो यहाँ पे जेएस नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा first.js। अगर फोल्डर के अंदर है तो आपको लिखना होगा js/, ठीक है। बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ लिख दो जेएस, first.js, first.js। ओके, तो इतना आ रहा है सबका, ये इतना बन के आ रहा है, ये इतना बन के आ रहा है सबका। इतना आ रहा है, चलिए। अब मुझको चाहिए कि अगर मैं इसमें कुछ इनपुट करूं और इसमें कुछ इनपुट करूं तो इसकी वैल्यू को गेट कर पाऊं, वैल्यू को गेट कर पाऊं, तो आपको कोई ना कोई इवेंट भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने बटन लगाया क्या है कि जब बटन पे क्लिक हो तब कुछ करना है, बटन पे क्लिक होने पे कुछ करना है, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे आप लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया होगा प्रिंट नाम का, याद है, प्रिंट नाम का एक फंक्शन कॉल किया होगा बटन टैग पे। आप लोगों ने एक बार प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल किया होगा जिसमें ये ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है। तो प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ओके, प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। तो अब हमको प्री डिफाइंड फंक्शन का काम नहीं है, अब हमको यूजर डिफाइंड फंक्शन का काम है। अब हम बताएंगे कि फंक्शन में क्या होगा, ठीक है। एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन जिनको हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं और उनमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फंक्शन की बात आ रही है तो फंक्शन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है फंक्शन, ठीक है। ऑन क्लिक पे इवेंट पे हम क्या परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन, जैसे एक इवेंट है, बर्थडे इज अ इवेंट। बर्थडे जब होती है तो किसी की बर्थडे अगर होती है तो वो एक इवेंट है, और उस पे क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी आप समझ सकते हो ऑन क्लिक इज अ इवेंट, और उसके क्लिक होने पे, उसके परफॉर्म होने पे, ऑन क्लिक होने पे क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन आता है, एक फंक्शन की कॉलिंग होती है, ठीक है। तो फंक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड,
डिफाइन एंड एक होता है प्री। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने फंक्शन यूज किए हैं, अलर्ट हो गया, प्रिंट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस थे। कैसे फंक्शंस थे? प्री डिफाइंड फंक्शंस। इनको हमने कहीं डिफाइन नहीं किया था, हमने नहीं बताया, ये पहले से डिक्लेयर था। लाइक अभी जैसे हम लोग हैं, मैं गया मार्केट और मैंने एक डॉग, एक कुत्ता लेके चलाया अपने घर, ठीक है, और उसका नाम मैंने कुछ रखा, मैंने उसका नाम रख दिया शेरू। ठीक है, मैंने उसका नाम शेरू रख दिया। क्लियर है? तो ये जो शेरू नाम रखा, ये हमने डिक्लेयर किया, पर उसको डॉग डॉग ये जो डॉग नाम है, ये नाम कैसा है? ये प्री डिफाइंड नाम है, ये प्री डिफाइंड, ये पहले से डिफाइंड है, ये पहले से डिफाइंड है कि उसको डॉग कहा जाएगा। बट मैं जब लेके आया तो मैंने उसका नाम दूसरा रख दिया, मैंने उसका नाम शेरू रख दिया। तो जब मैं कोई चीज डिक्लेयर करूं, तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड, और जो पहले से डिफाइंड हो उसको कहते हैं प्री डिफाइंड। अब ऐसी बात नहीं है कि जो प्री डिफाइंड चीजें हैं उसको कभी डिफाइन नहीं किया गया। प्री डिफाइंड चीजें भी ऐसी होती हैं जिसको कभी ना कभी डिफाइन किया गया। बहुत समय पहले की बात है, जब किसी को मालूम नहीं होगा कि इसको कहा क्या जाएगा। जैसे डॉग को डॉग कहना है, किसी ना किसी ने तो डिफाइन किया होगा ना। स्टार्टिंग टाइम में कभी ना कहीं किसी ना किसी ने डिफाइन किया ही होगा। उससे पहले क्या होता था, उसका कोई नाम नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का भी नाम किसी ना किसी ने रखा है, वैसे ही डॉग भी किसी ना किसी ने पहले से डिफाइन किया कि एक डॉग, इसको इस एनिमल को डॉग कहा जाएगा, इसको एनिमल को डॉग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड जो चीजें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी अलर्ट नाम का जो फंक्शन है, इसको पहले से डिफाइन किया गया है, पहले से डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि बिना डिफाइन किए आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो पहले से डिफाइंड है, तो उसको पहले से डिफाइन कर दिया जा चुका होता है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रीडिफाइंड, जो पहले से डिफाइन किया जा चुका हो। फंक्शन में होती हैं तीन चीजें। फंक्शन में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं फंक्शन में। ठीक है, ध्यान से देखना। फंक्शन में होती है तीन चीज। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है डिक्लेरेशन। दूसरी चीज होती है दूसरी चीज होती है डेफिनेशन। और तीसरी चीज होती है कॉलिंग। ठीक है, कॉलिंग। ओके। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई, जैसे गोपेश गोपेश एक नाम है, ठीक है। बहुत टाइम पहले क्या हुआ होगा कि गोपेश एक नाम होगा, ऐसा डिक्लेयर किया गया होगा, कहीं डिक्लेयर किया गया होगा कि गोपेश एक नाम होगा। पहले गोपेश नाम किसी का नहीं होता होगा, तो फिर उसको डिक्लेयर किया गया कि भाई गोपेश भी नाम रखा जाएगा अब। तो वो हो गया डिक्लेरेशन। फिर डिफाइन किया गया कि इस पर्सन का नाम गोपेश है, इस पर्सन का नाम गोपेश है। तो ये हो गया उसकी डिफिनीशन, डिफाइन करना कि ये गोपेश इसका नाम। ठीक है, तीसरी चीज होती है कॉलिंग। और जब जब कॉलिंग किया जाएगा गोपेश को, तो वो पर्सन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, वो पर्सन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, डिफिनेशन एंड कॉलिंग। ठीक है, तो हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड का यूज करके आप किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो। जैसे आपने लिखा फंक्शन, और उसके बाद आपने लिख दिया फन और पैरेंथेसिस, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। ये हो गया डिक्लेयर कि फन नाम का एक फंक्शन है, फन नाम का एक फंक्शन है। यहाँ पे जो आप कोड लिखते हो, यहाँ पे जो आप कोड लिखते हो, इसी कोड को क्या कहते हैं? डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, इसको कहते हैं कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। इन्वोक करना या कॉल करना, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। क्या इतना क्लियर है? फंक्शन में तीन चीजें होती है, डिक्लेयर करना, डिफाइन करना एंड कॉल करना। फंक्शन में तीन चीजें होती है, डिक्लेयर करना, डिफाइन करना एंड कॉल करना। आप जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनकी सिर्फ कॉलिंग करते हो, आप उसको डिक्लेयर और डिफाइन नहीं करते हो। आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर करोगे, फिर डिफाइन करोगे, फिर उसकी कॉलिंग करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसके क्लिक पे एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम होगा ऐड।
ये मैंने सोचा कि इसका नाम होगा ऐड, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप पहले कॉलिंग कर लेते हो और आपने उसको डिक्लेयर और डिफाइन नहीं किया होता है, तो फिर एरर आएगी। जाहिर सी बात है भाई, ये बोलेगा कि भाई इस नाम का कोई फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है। तो अब इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा। डिक्लेयर करना और डिफाइन करना ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक पे ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करो। ऑन क्लिक पे ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करो। मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैंने जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक किया, कुछ हुआ? कुछ हुआ? क्या कुछ हुआ? ऐड बटन पे क्लिक करने से कुछ हुआ? नहीं हुआ। पर आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, एरर। एरर अभी दिख तो रही नहीं है, एरर दिख रही नहीं है। एरर दिखेगी कहाँ पे? एरर वहीं दिखेगी जहां पे मैंने बताया था, कंसोल। कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे। ओपन करो, ध्यान से देखो। ओपन करो, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? एड इज नॉट डिफाइंड। एड इज नॉट डिफाइंड यहां तक के बता रहा है कि फर्स्ट डॉट एचटीएमएल में जाओ, लाइन नंबर 14 में 54th वर्ड जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है। वो गलत है। वो क्यों गलत लिखा है? क्योंकि आपने एक फंक्शन को कॉल किया है ऐड, और वो ऐड नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। अभी तक कोई ऐड नाम का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा? आपको ऐड नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक कि आप उसको डिक्लेयर और डिफाइन नहीं करते हो तब तक कि आप उसकी कॉलिंग नहीं कर पाओगे। क्लियर है क्या इतना? नहीं, कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ कॉल कर पा रहा हूँ, देख रहे हो? एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। हाँ। अब क्या करने जा रहा हूं मैं? अब मैंने इस फंक्शन को कहीं क्रिएट तो किया नहीं है, तो अब हमें क्रिएट करना है। हमें इस फंक्शन को क्रिएट करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में। क्यों? क्योंकि भाई देखो, HTML में लॉजिक बिल्डिंग कोड तो आप कर नहीं सकते हो। लॉजिक बिल्डिंग कोड तो आप जावास्क्रिप्ट में करोगे। आपने सोचा है कि आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, तो भाई चलो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में। अब पहली लाइन आपने देख लिया, अलर्ट चल रहा है, तो फिर अब ये लाइन सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए थी कि क्या मेरी फाइल लिंक हो रही है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसका अब कोई काम नहीं। कमेंट कर दो, डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हो जाएगा, ठीक है। नीचे आना, और यहाँ पे अब हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को। अब हम क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को। हमने डिक्लेयर किया फंक्शन, हमने डिक्लेयर किया फंक्शन ऐड, और करली ब्रेसेस, ठीक है। अब ऐड नाम का फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है। अब ऐड नाम का फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, फंक्शन ऐड और करली ब्रेसेस, मैंने इतना लगा दिया। अभी ये क्या हो चुका है? डिक्लेयर हो चुका है। ऐड नाम का फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है। मैंने क्या किया? रिफ्रेश किया पेज को। मैंने पेज को रिफ्रेश किया। क्या मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया? हाँ, अब मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, और अब मैं जब ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो हमको एरर नहीं दिख रही है। हमको एरर नहीं दिख रही है। हमको एरर नहीं दिख रही है। दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन, स्क्रीन सबको दिख रही है क्या क्लियरली? क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्लियरली? ओके। तो अभी कोई एरर नहीं आ रही। अभी एरर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने जो फंक्शन कॉल किया है वो फंक्शन है तो सही, पर उसका कोई काम नहीं डिफाइन है। अभी उसका कोई काम नहीं डिफाइन है। आपने कहा कि एक काम करो, इसका एक ही काम है, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट। अलर्ट में जाके क्या कर दो? अलर्ट में जाके क्या कर दो? लिख दो ऐड। अगर ऐड लिख के आ गया तो इसका मतलब जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया और डिफाइन किया है वो फंक्शन कॉल हो रहा है। वो फंक्शन ऐड नाम के बटन पे क्लिक करने पे कॉल हो रहा है। मैंने रिफ्रेश किया और मैंने इस पे क्लिक किया। क्या ऐड आ गया? क्या ऐड आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इसकी भी जरूरत नहीं है। अब इसको भी कमेंट कर दो, उसको भी कमेंट कर दो, ठीक है। लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन है इसमें, और लाइन बाय लाइन आप क्या करते रहोगे? एक एक एरर को मार्क देते हुए चलोगे, मतलब कि उसको चेक करते हुए चलोगे, ठीक है। एरर नहीं आनी चाहिए, कोड में एरर नहीं आनी चाहिए। कोड को अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे तो कभी भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब ऐड अगर आ गया है तो अब मुझे ऐड तो अलर्ट करवाना नहीं था। मुझे ऐड तो चाहिए ही नहीं था, मुझे ऐड तो चाहिए ही नहीं था। मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या चाहिए था? फंक्शन डॉट, आप क्या पूछ रहे हो?
अलर्ट बॉक्स का यूज करके थोड़ी ना हम करते हैं, हम प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करते हैं उसके लिए, कल ही बताया मैंने। कंसोल लॉग देना पड़ेगा ना, वो एरर देता है, कंसोल में एरर देता है, जब आपके फंक्शन की कॉलिंग नहीं होगी तो वो एरर बता रहा है, एरर भी कंसोल में आएगा, और आप यहाँ पे अगर कुछ कंसोल डॉट लॉग लिखोगे तो वो भी आपके कंसोल में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ लिख के देखो, और ये सेव किया, और मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया, और उसके बाद जब ऐड पे क्लिक करूंगा मैं, तो हेलो आएगा, ठीक है। तो ये तो कंसोल हो गया। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है, अभी क्या करना है मुझे, इस एलिमेंट का डेटा उठाना है, कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे इसका डेटा उठाना है, इसका डेटा उठाना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, क्या होता है इसके लिए, मैं इसको अभी कमेंट कर दूं, ठीक है। अभी क्या चाहिए मुझको, कि जब मैं ऐड पे क्लिक करूं, जब मैं ऐड बटन पे क्लिक करूं तो इसके अंदर जो वैल्यू मैंने पास की, जैसे मैंने 12 पास की, तो अब मुझे 12 पॉपअप में दिखे, 12 पॉपअप में दिखे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 12 पॉपअप में दिखे, मैं यहाँ पे 12 लिखूं, तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूं तो 12 पॉपअप में दिखे, ठीक है। ध्यान से देख लो, इनपुट टैग है, इसको आईडी हमने एक्स दिया है, दूसरे वाले को आईडी हमने वाई दिया है, ठीक है। पहले को आईडी एक्स दिया है, दूसरे को आईडी हमने वाई दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक एलिमेंट को गेट करो बाई आईडी, उसके आईडी के थ्रू। ध्यान से देखो, यहाँ पे कैमल केस दिख रहा है क्या आपको, कैमल केस मैंने कल बताया था, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको मिलेंगे वो सारे कैमल केस में ही आपको मिलेंगे जावास्क्रिप्ट में, ओके। और डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी एलिमेंट को गेट करने के लिए, किसी एलिमेंट को गेट करने के लिए एक एलिमेंट आएगा हमारे पास, क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब उसकी आईडी क्या हो, उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी है एक्स, ओके। मैंने कहा उसकी आईडी एक्स है, ठीक है। अब ये इतना कर लेने से तो कुछ नहीं होगा, ये तो गेट हो गया। अब इसको कहीं ना कहीं रखना होगा किसी एक वेरिएबल में, ताकि आप इसको बाद में एक्सेस कर पाओ, बाद में इसको एक्सेस कर पाओ। तो मैंने एक वैर नाम का वेरिएबल बनाया, ए इज इक्वल, ठीक है, ठीक है। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एक्स, मतलब कि डॉक्यूमेंट में जाओ और एक एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी क्या है, एक्स है, ठीक है। और मैंने इसको ए में स्टोर किया, और ए में स्टोर करने के बाद मैंने एक बार इसको अलर्ट करवाया, ए को, और दूसरी बार मैंने इसको कंसोल लॉग करवाया, ठीक है। दोनों चीजें हम पैरेलली देखेंगे कि क्या आ रहा है, अभी ए में आ क्या रहा है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में जाओ और एक एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी एक्स है, ठीक है, जिसकी आईडी एक्स है। मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है। रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होगा, मैंने यहाँ पे 12 लिखा। अब मैं जब ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तभी हमारा फंक्शन कॉल होगा, जब तक कि ये इवेंट ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म नहीं होगा तब तक कि हमारा कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया होता तो बाय डिफॉल्ट वो ऑन बोर्ड पे ही कॉल हो जाता, ठीक है। अभी उसकी कॉलिंग मैंने क्या रखी है, इवेंट के थ्रू रखी है, मैंने इवेंट लगा रखा है बटन पे, कि जब क्लिक होगा तभी ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट का, इनपुट एलिमेंट का, HTML के इनपुट एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है HTML इनपुट एलिमेंट का, ठीक है। मैंने इसको ओके किया, ध्यान से देखो, क्या ये वही एलिमेंट है जिसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे थे, क्या ये वही एलिमेंट है जिसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे थे, क्या ये वही एलिमेंट है जिसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे थे, चलो ठीक है, ये एलिमेंट तो सेलेक्ट हो गया। अब एलिमेंट से उसकी वैल्यू कैसे गेट करें, वैल्यू कैसे गेट करें। अब इस एलिमेंट में अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डॉट नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट नेम।
रिफ्रेश किया और मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, और N1 आया, देखो N1 आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी में जाओ और नेम को गेट कर लो, नेम को उठा लो। तो नेम जो आपने पास किया था वो नेम आ गया, नेम जो पास किया था वो नेम आ गया। अब मुझे नेम एट्रीब्यूट का काम नहीं है, मुझे किस एट्रीब्यूट का काम है, मुझे काम है वैल्यू एट्रीब्यूट का। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट ही वो एट्रीब्यूट है जो इनपुट बॉक्स के अंदर रखी गई वैल्यू को स्टोर करता है। वैल्यू एट्रीब्यूट ही इस 12 को स्टोर करेगा, वैल्यू एट्रीब्यूट ही इस 34 को स्टोर करेगा, वैल्यू एट्रीब्यूट ही इस ABC को स्टोर करेगा। आपके इनपुट बॉक्स का जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है वही स्टोर करता है इसके अंदर की वैल्यू, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए थी पहले से ही, आई होप क्लियर होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम के जगह पे वैल्यू, क्या लिख दिया, वैल्यू लिख दिया, सेव किया, और मैंने फिर से जब रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ लिखा 12 और ऐड पे क्लिक किया तो क्या है, 12 आ गया, 12 आ गया। यही चाहिए था ना, यही चाहिए था, यही चाहिए था। अब 12 आ गया है तो क्या दूसरे वाले को आप गेट कर पाओगे, दूसरे वाले को गेट कर पाओगे। मैंने यहाँ पे अलर्ट बॉक्स को कमेंट किया, कंसोल को भी कमेंट किया, और अब इसके बाद मैंने लिखा where b is equals to document dot get एलिमेंट बाई आईडी, जिसकी आईडी वाई हो, वाई दिया था मैंने, दूसरे एलिमेंट को वाई आईडी दिया था, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू को किस में ले आओ, उसकी वैल्यू को ले आओ बी में, इज इक्वल्स टू सिंबल का काम होता है जो आपकी राइट वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो, बस इतनी सा काम होता है। आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाई, वाई पे जाओ और उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट की जो जो भी उसमें वैल्यू होगी उसको किसमें, बी में स्टोर कर दो, ठीक है। अभी क्या होगा, बी में स्टोर हो जाएगा बी की वैल्यू, मैंने अलर्ट लिखा और यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है, अलर्ट में मैंने लिख दिया बी, सेव किया एंड नाउ रिफ्रेश इट, और एक बार मैं चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पे 12 लिखा और मैंने यहाँ पे 34 लिखा और इस पे क्लिक किया, देखो 34 आ रहा है, इसका मतलब बी वाला भी उठ गया, ए भी उठ गया, बी भी उठ गया, बात खत्म, ए और बी दोनों हो गया, ए और बी दोनों हो गया, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्या ये लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं। गुड विशाल, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। बट देख लो क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा और मैंने यहाँ पे 34 लिखा और मैंने इसको प्लस करने की कोशिश की, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, कौन कौन बता पाएगा। 12 और 34 को ऐड करने पे ये आउटपुट क्यों आ रहा है, क्या बात है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो रहा है, गुड। बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग नहीं होती है, आप जो इनपुट बॉक्स से वैल्यू ले रहे हो, इनपुट बॉक्स से वैल्यू लेते हैं वो भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जाती है, और प्रॉम्प्ट बॉक्स से अगर आप वैल्यू लेते हो तो वो भी स्ट्रिंग जाती है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेशन हो रहा है, जो कि कल हम लोग देख चुके हैं। तो कॉन्केटिनेशन से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, इसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं हम। हमने लिख दिया पार्सिंट, हमने लिख दिया पार्सिंट, पार्सिंट इज ऑल्सो अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, वो भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है। मैंने एक बात बता दूं ना, एक को पार्सेंट करने से नहीं होगा, एक को पार्सेंट करने से नहीं होगा, एक को पार्सेंट करने से नहीं होगा, लाइक मैंने एक को पार्सेंट किया और फिर ऐड ऑन करने की कोशिश की, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें से एक तो स्ट्रिंग है, अगर दोनों में से एक भी स्ट्रिंग है तो कॉन्केटिनेशन होगा, और अगर दोनों ही इंटीजर हैं तब जाके एडिशन होगा, और ये केस सिर्फ एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पार्सेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल मैंने दिखाया था। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पार्सेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवीजन के लिए आपको पार्सेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए, क्योंकि आपका ऐड नाम का जो प्लस ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है, इसके पास दो काम है। जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर के दो काम, एक होता है एडिशन, एक होता है कॉन्केटिनेशन, एक होता है एडिशन, एक होता है कॉन्केटिनेशन, ओके। मैंने इसको सेव किया एंड नाउ रिफ्रेश इट, एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं, रिफ्रेश, और मैंने लिखा 12 या लिखा 23 और चेक इट 35, क्या 35 करेक्ट आंसर है,
क्या 35 करेक्ट आंसर है? जल्दी बताओ। ओके, अगर 35 करेक्ट आंसर है तो फिर ठीक है, एडिशन हो गया। तो आई होप आप सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। कितने लोग कर पाओगे जल्दी बताओ। ओके, तो अभी इसको मैं साइड करूं, ठीक है। अब मैं इसको साइड कर रहा हूं। अब चलते हैं और कुछ देखते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं। एडिशन तो हो गया, मैंने आउटपुट यहां देख लिया। मैं कंसोल लॉग भी करवा दूंगा, ये तो आपको पता है, ये तो आप लोगों को पता है। अब जो आपको नहीं पता है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी मतलब आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, ये विंडो डॉट अलर्ट लगाने पे कुछ नहीं आ रहा है आपका। आप एक बार कंसोल में देखो, क्या कोई एरर आ रही है क्या? एरर आ रही है क्या कोई? अगर कोई एरर आ रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। या तो फिर आपने फाइल को सेव नहीं कर रखा होगा। ओके, चलिए। अभी क्या है, अभी हमको कुछ और भी करना है। जैसे मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉपअप में नहीं शो होना चाहिए, पॉपअप में शो नहीं होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ उसके नीचे ही यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे शो हो, ठीक है। मैंने इनपुट बॉक्स के बाद दो बी आर टैग लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, और इसकी आईडी दे दी रेस। इसकी आईडी क्या दे दी? रेस। इसकी आईडी दे दी मैंने रेस, ठीक है। मैंने इसकी आईडी दे दी। क्या प्रॉब्लम हो गई? एक बार जावास्क्रिप्ट का कोड अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वाई और एक्स वैल्यू आ रही है कि नहीं? अलर्ट बॉक्स चल रहा था आपका सारा। देखिए अभी क्या है, अभी मुझको ये जो ए प्लस बी की वैल्यू है, इसको कहीं स्टोर करना है। पहले स्टोर करेंगे तब तो कहीं पेस्ट कर पाएंगे। कहीं अगर मुझको इसको कहीं रखना है, कहीं लेके जाना है, तो मुझको पहले इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो अगर ये अलर्ट हो रहा है तो मैं इसको अब क्या कर देता हूँ, वेर सम इज इक्वल्स टू पार्सन ए परसेंट बी, इतना कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, वेर सम इज इक्वल्स टू परसेंट ए प्लस परसेंट बी। अब सम नाम के वेरिएबल के अंदर हमारी जो एडिशन की वैल्यू है वो स्टोर्ड है, हमारे जो एडिशन की वैल्यू है वो स्टोर्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे मुझे इस वैल्यू को इनपुट बॉक्स के अंदर डालना है। मुझे इस वैल्यू को इनपुट बॉक्स के अंदर डालना है, जिसकी आईडी क्या है? रेस है। जिसकी आईडी रेस है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आप सी का कोड लिखते हो तो सबसे पहले आई एन टी ए लगाते हो, और इसके लिए आपको ए को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस यही हो गया। दूसरा है ऊप्स, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स इसमें बने प्री डिफाइंड मिलते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। बस थोड़ा सा जो इसका सिंटेक्स है वो थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा सिंटेक्स मिलता है किससे? सी से, और जावा से भी थोड़ा बहुत मिलता है। हाँ, इन सबसे इनका सिंटेक्स मिलता है, सिंटेक्स मिलता है, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। बाकी चीजें काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो आप सिंटेक्स बहुत, ये बहुत अच्छी चीज है जिसकी वजह से आप को फंक्शन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने एक बार सी में अगर पढ़ लिया होगा तो उसका सिंटेक्स यहाँ पे अप्लाई होता है, इफ में भी, फॉर में भी, और फंक्शन में भी, सारी चीजें एकदम एज इट इज होती है, ओके। चलो, अभी क्या करना है, अभी इसको मुझे कहीं सेट करना है। अभी तक जो आप कर रहे थे वो कर रहे थे गेट, क्या कर रहे थे? गेट, गेट कर रहे थे ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। तो आपको गेट करना होता था, तो आप किसी भी चीज को जहां से गेट करना होता था उसको राइट में लिखते थे, और जहां पे सेट करना होता है एक वेरिएबल में आपको स्टोर करना होता था। गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए आप क्या करते थे, उसको राइट में लिखते थे, इक्वल टू का सिंबल लगाते थे, और लेफ्ट में एक वेरिएबल लेते थे, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपके पास, अभी आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में डेटा है। वेरिएबल के डेटा को आपको किसी एलिमेंट की वैल्यू में स्टोर करना, समझ में आ रहा है क्या? एक वेरिएबल है, उसके पास वैल्यू है, उसकी वैल्यू को अब आपको स्टोर करना है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे
अभी आपने क्या किया था, ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू उठाई थी और ए में डाली थी। अभी क्या करना है, एलिमेंट की वैल्यू के अंदर आपको सम स्टोर करना, ये डिफरेंस है। इसको कहते हैं गेट करना, गेट, ठीक है। और इसको कहते हैं सेट करना, ठीक है, इसको कहते हैं सेट करना, ठीक है। गेट एंड सेट, बस दो ही चीजें होती हैं जावास्क्रिप्ट में, या तो गेट करोगे या सेट करोगे पूरे टाइम। और यही करना है आपको, गेट करना है या तो फिर सेट करना है, ठीक है। तो गेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट वैल्यू यहाँ लिखना होता है, और जब सेट करना होता है तो आपको लेफ्ट में लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट वैल्यू, और उसके अंदर उस वेरिएबल को स्टोर कराना होता है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसकी आईडी रेस है, उसके अंदर किसको स्टोर कर दो, सम को स्टोर करो। समझ में आया। मैंने क्या किया, पहले पहले गेट किया, मैंने एक्स की वैल्यू को गेट करके वेरिएबल ए में स्टोर किया, फिर बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू को गेट करके बी में स्टोर किया, फिर दोनों का सम करके सम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और उसके बाद अब सम नाम के वेरिएबल को हम किसके अंदर सेट करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रेस, रेस जिसकी आईडी रेस है। अभी मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया है जिसकी आईडी मैंने क्या दी है, रेस दी है। अभी मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया है जिसकी आईडी मैंने क्या ली है, रेस ली है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको रिफ्रेश किया, नीचे एक बॉक्स बन के आ रहा है, ये वही बॉक्स है जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आने वाला है, जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आने वाला है, दोनों का सम। मैंने यहाँ पे लिखा 12 और मैंने यहाँ पे लिखा 12 और ऐड पे क्लिक किया, व्हाट, ओके। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बट इसके बाद मुझे वैल्यू भी लिखनी थी, डॉट वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर सम को स्टोर करना है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर सम को स्टोर करना है, सॉरी, डॉट वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर सम को स्टोर करना है, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा 12, मैंने यहाँ पे लिखा 12, ऐड पे क्लिक किया, 24 आ गया। इतना आ जाए तो बताइए जल्दी, इतना आ जाए तो बताइए, जल्दी बताइए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बस यही आपको समझ के रखना है, डॉक्यूमेंट में गेट करना है एक एलिमेंट को जिसकी आईडी ये है, बस इतना आपको समझना है। उस एलिमेंट को गेट करने के बाद उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में, अगर वो इनपुट बॉक्स है, अगर वो इनपुट बॉक्स है या फॉर्म का कोई भी टैग है, अगर फॉर्म के अंदर का टैग है तो उसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर्म के अंदर जो टैग्स होते हैं उनके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे आप इमेज में अगर गेट करोगे तो इमेज में एसआरसी एट्रीब्यूट होता है, अगर आप इमेज से कुछ गेट करना चाहोगे इमेज से, तो उसमें एसआरसी एट्रीब्यूट होता है, एंकर में एचआरईएफ एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उसके अंदर उसका पाथ होता है, एंकर में एचआरईएफ के अंदर पाथ होता है, इमेज में एसआरसी के अंदर पाथ होता है, ठीक है। और इनपुट बॉक्स में किसके अंदर होता है, इनपुट बॉक्स में वैल्यू के अंदर होता है, ठीक है, ओके। तो सेलेक्ट बॉक्स में भी वैल्यू होता है, टेक्स्ट एरिया में भी वैल्यू होता है, ठीक है। चलो अभी और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, बट पहले एक चीज देखो, मान लीजिए यहाँ पे 24 आया तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, है ना, चेंज कर सकता हूँ या हटा भी सकता हूँ, है ना। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, एक एट्रीब्यूट होता है रीड ओनली। हम अपने उस टैग को, उस इनपुट टैग को जिसमें हमको रिजल्ट दिखाना है, सिर्फ रिजल्ट दिखाना है, इससे हमको यूजर से इनपुट नहीं लेना है, उसको हम बना सकते हैं रीड ओनली। रीड ओनली एट्रीब्यूट का अगर आप यूज करोगे, इसको सेव करोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, तो अभी ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप कभी टाइप नहीं कर पाओगे, कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। चेक कर लो एक बार, एक बार इसमें रीड ओनली लगा के चेक कर लो, ठीक है। इतना हो गया तो बताओ। ओके, अब बात ऐसी है कि अभी तो ये 12 12 आ रहा है, प्रॉब्लम ये है
कि भाई अब किसी ने आपसे कह दिया कि नहीं मुझे इनपुट बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए, मुझे टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए। तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं। टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे टैग हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक H1 टैग लिया। कौन सा टैग? H1 टैग। ठीक है, मैंने इसमें लिखा रिजल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट कॉलन और ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, रिजल्ट लिख के आ रहा है, बहुत बड़ा है। इसी के बगल में मुझको कुछ लिखना है, मुझको रिजल्ट जो है इसी के बगल में लिखना है। ठीक है, मुझको रिजल्ट इसके बगल में लिखना है। अब मान लीजिए मैं इसके बाहर जाके अगर कोई टैग बना देता हूँ, कोई एलिमेंट बना देता हूँ कि उसके अंदर स्टोर करो, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो एलिमेंट नीचे आएगा, पहली चीज। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा तो आपने देखा कि अगर मान लो मैं बाय डिफॉल्ट इसकी कोई वैल्यू रख देता हूँ, तो मैं इनपुट बॉक्स की एक वैल्यू रख देता हूँ 2। मैंने इसकी इनपुट बॉक्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 रख दी है। मैं जब रिफ्रेश करूंगा बाय डिफॉल्ट 2 लिख के आएगा इनपुट बॉक्स में। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैल्यू एट्रीब्यूट का काम ही है वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है, तो वैल्यू को अगर आपने बाय डिफॉल्ट 2 लिख दिया है तो अब इनपुट बॉक्स में 2 लिख के आएगा। ठीक है, अब 2 लिख के आ रहा है और रीड ओनली की वजह से आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा 12, मैंने यहाँ पे लिखा 12 और मैंने ऐड पे जब क्लिक किया तो 224 बन गया। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूं और मैंने यहाँ पे लिखा 10 और मैंने यहाँ पे लिखा 34 और फिर मैंने जब क्लिक किया तो ये 44 बन गया। क्या मतलब जब आप डॉट वैल्यू के अंदर कोई वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर रहे होते हो तो वैल्यू की जो वैल्यू होती है पहले से, जैसे वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट थी 2, तो वो चेंज होके दूसरी वैल्यू पड़ जाती है, दूसरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो वो हट जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, वो हट जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही H1 के साथ भी है। अगर मैं H1 के इनर H1 के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, अगर H1 के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो क्या होगा? अब क्या होगा? रिजल्ट हट जाएगा, उसके बाद उसके जगह पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इसके अंदर कोई टैग ले लेते हैं। अगर बाहर लोगे तो ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं, ऐसा एलिमेंट जो इनलाइन लेवल एलिमेंट। कैसा एलिमेंट? जो इनलाइन लेवल एलिमेंट हो, ऐसा एलिमेंट जो इनलाइन लेवल एलिमेंट हो। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया स्पैन टैग का नाम। स्पैन टैग का नाम आया, मैंने एक स्पैन टैग लिया और इसको मैंने कोई भी इसके बीच में मैंने कुछ भी लिखा नहीं। ठीक है, मैंने इसके बीच में कुछ भी लिखा नहीं, बस मैंने इसको आईडी दिया, मैंने इसको आईडी दे दिया रिजल्ट, मैंने इसको आईडी दे दिया रिजल्ट। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि रिजल्ट और रेस अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए अभी तक आपको बताया गया था कि आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बताया गया था। ठीक है, तो अभी आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, आपकी आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने रिजल्ट लिखा, आपने यहाँ पे रेस लिखा हुआ है। मैं गया फिर से, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। डॉक्यूमेंट में जाओ और एक एलिमेंट को गेट करो, एक एलिमेंट को गेट करो आईडी के थ्रू जिसकी आईडी रिजल्ट है। मैंने इतना लिखा रिजल्ट है। ठीक है, और अब क्या करो, उसके वैल्यू में जाके सम को स्टोर करो। उसके वैल्यू में जाके क्या कर दो, सम को स्टोर कर दो, वैल्यू में जाके सम को स्टोर करो। देखना ध्यान से, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा 12, मैंने लिखा 23, 35 आ रहा है बट नीचे नहीं आ रहा है कुछ, दिख रहा है? रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा है, रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आपको कोई भी एरर भी नहीं दे रहा है, आपको कोई एरर भी नहीं दे रहा है। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आप ढूंढते रहोगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपने अपना पूरा काम किया और जावास्क्रिप्ट ने भी पूरा काम किया है, जावास्क्रिप्ट ने भी पूरा काम किया है। ठीक है, प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम इसमें है, डॉट वैल्यू। मैं जब बता रहा था तभी मैंने बोला था कि फॉर्म टैग के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं, फॉर्म टैग के अंदर जितने टैग्स हैं उनके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं। H1 में वैल्यू एट्रीब्यूट थोड़ी ना होता, H1 में तो वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता है। H1 में या एस स्पैन टैग की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पैन टैग को तो सेलेक्ट किया हमने। स्पैन टैग में तो वैल्यू एट्रीब्यूट होता नहीं है, स्पैन टैग में वैल्यू एट्रीब्यूट तो होता नहीं है। तो प्रॉब्लम है इस वैल्यू की। अगर कोई ऐसा टैग है जिसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है, तो अगर वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इमेज के लिए SRC एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर उसकी वैल्यू होती है, और एंकर के लिए HREF एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वैसे ही
ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, उनके डेटा को स्टोर करने के लिए कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। उनके बीच में उनके बीच में कोई टेक्स्ट लिखा होता है, उनके बीच में कोई टेक्स्ट लिखा होता है। जैसे कि हमारे पास स्पैन टैग है, तो स्पैन टैग के वैल्यू में कुछ नहीं स्टोर होगा, स्पैन टैग के बीच में कुछ आएगा, स्पैन टैग के बीच में कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इनर HTML। क्या लिखते हैं? इनर HTML। ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं मैडम, ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सेल्फ क्लोजिंग और कंटेनर टैग की बात कर रहा हूँ। कंटेनर टैग ओपनिंग क्लोजिंग जिसकी होती है, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग होती है, जिसके ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, उसको कहते हैं कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग में आप हमेशा इनर एचटीएमएल लिखोगे। क्या लिखोगे? इनर एचटीएमएल। क्या लिखोगे? इनर एचटीएमएल। आप हमेशा कंटेनर टैग के लिए क्या लिखोगे? इनर एचटीएमएल लिखोगे। और अगर आपके पास कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसके लिए आप कोई एट्रीब्यूट लिखोगे। ठीक है, क्या डाउट था आपका? आपका डाउट क्या था मैडम? ब्लॉक और इनलाइन आपको ये नहीं मालूम? ब्लॉक एंड इनलाइन देखिए ध्यान से, आ, ये तो अब उसकी बात होगी, HTML CSS की बात होगी। आप यहाँ पे आ रहे हो ये चीजें लेके, देखो ध्यान से। इनपुट इज इनलाइन लेवल एलिमेंट, जब एलिमेंट एक ही लाइन में होता है, मतलब कि जब एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से नहीं स्टार्ट होके उसी के बगल से स्टार्ट होता है, तो उन एलिमेंट्स को कहते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट, जब एक ही लाइन में आते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए BR टैग मैंने नहीं लगाया है, BR टैग मैंने नहीं लगाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H1 टैग जब मैंने लगाया था तो BR टैग नहीं लगाया है, वो बाय डिफॉल्ट नीचे आया है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन से आते हैं, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन से आते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जो भी एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से आते हैं और अपने लाइन में किसी और को आने भी नहीं देंगे। अगर मैं इसके बगल में हेलो लिख दूंगा तो ये अपने लाइन में आने भी नहीं देंगे, नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके, और इनलाइन लेवल एलिमेंट जब एक लाइन में आते हैं कोई भी एलिमेंट। ठीक है, चलो। इनर टेक्स्ट यूज होता है तो कंटेंट टैग के साथ रिप्लेस करना। ठीक है, ठीक। अच्छा, सेल्फ क्लोजिंग टैग। अच्छा, इनर टेक्स्ट, अच्छा ठीक है, सुनो। सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको कहते हैं, इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये सेल्फ क्लोज होता है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती है। देखो ये खुद से क्लोज होता है। BR इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। H1 इज अ कंटेनर टैग, इसकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। स्पैन इज ऑल्सो कंटेनर टैग। ठीक है, तो जो कंटेनर टैग्स होते हैं उनके लिए हम या तो फिर इनर HTML यूज करते हैं या तो फिर इनर टेक्स्ट यूज करते हैं। HTML का HTML, सारी चीजें कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि HTML इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर अलग एक वर्ड है, टेक्स्ट अलग एक वर्ड है, मार्कअप अलग वर्ड है, लैंग्वेज अलग वर्ड है। तो क्या होता है कि कैमल केस में जो एक वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, वही यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इनर टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट का T कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। इनर टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट का T कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल। ओके, क्लियर है क्या? रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे लिखा 12 और यहाँ पे लिखा 23 और 35 आ रहा है। इनर टेक्स्ट का कोई डिफरेंस नहीं दिखा ना आपको? इनर टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिखा ना आपको? इनर टेक्स्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखा? अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ। लाइक अगर मुझको यहाँ पे कुछ लिखना है, मैंने लिख दिया एडिशन, एक स्ट्रिंग भी डालना है उसको। ठीक है, मैंने लिख दिया एडिशन और उसके बाद में मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया, प्लस का सिंबल लगा दिया। इतनी चीज अगर मैं लिखूंगा, इतनी चीज अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने लिखा 12, 23 और ये ऐसा पूरा आ रहा है। एडिशन इज इक्वल टू 34, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। स्ट्रिंग को और आप एक वेरिएबल को, दोनों को साथ में अगर कहीं स्टोर कराना चाहते हो तो वो भी मैंने बता दिया। अब इनर HTML और इनर टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से।
इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है। अगर मुझको इसके बाद भी कोई टेक्स्ट, कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है तो मैं प्लस लगा के फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकता हूँ, प्लस लगा के फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने पे लिखा 23 और ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो सेकंड वैल्यू भी आ रही है, पहली वैल्यू भी आ रही है, और मिड में जो आपने सम लिखा था वो भी आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? आप एक बार चेक करो कि आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे जो लिखा है, क्या यहाँ पे भी स्पैन टैग के अंदर रिजल्ट आईडी ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये चेक कर लो एक बार। ठीक है, फिर बताओ मुझको। हाँ, तो अब बात करते हैं कि इनर टेक्स्ट में और इनर एचटीएमएल में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे एडिशन की जगह पे एक टैग लगा दिया बी। अब बी टैग नहीं लगाते हम, यू टैग लगाते हैं, बी टैग तो बोल्ड करता है ना। मैंने एक यू टैग लगा दिया, यू टैग की ओपनिंग एंड यू टैग की क्लोजिंग। क्लियर है क्या? यू टैग की ओपनिंग एंड यू टैग की क्लोजिंग। मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे लिखा 12 और 12, और मैंने ऐड पे क्लिक किया, यू टैग एज इट इज लिख के आ रहा है, एज इट इज लिख के आ रहा है। और वहीं पे अगर मैंने इसको HTML कर दिया और सेव किया और रिफ्रेश किया पेज को, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, अंडरलाइन होके आएगा। ठीक है, तो इनर टेक्स्ट जो होता है, इनर टेक्स्ट टैग्स को पहचानता नहीं है, बट इनर एचटीएमएल टैग्स को पहचानता है। अगर आपको टैग के साथ करना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में डिफरेंस पता चला। इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में अभी डिफरेंस सही है। कौन सा अपर केस? ये HTML का टी स्मॉल तो नहीं कर रखा है आपने? अगर ऐसा कर रखा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ओके, चलिए। क्योंकि मैंने बता दिया है कि भाई HTML एक फुल फॉर्म, एक फुल फॉर्म नहीं, एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको सेव किया। और क्या अभी इनर HTML और इनर टेक्स्ट में डिफरेंस क्लियर है? और आपको गेट करना और सेट करना आ गया है तो बताओ मुझको जल्दी। गेट करना और सेट करना आ गया है तो जल्दी बताओ मुझको। गेट करना और डिफरेंस यही है, देखो। आप यहाँ पे यू टैग अगर लोगे, अगर इनर एचटीएमएल लिखा है तो यू टैग का काम आपको दिखेगा, आपको यू टैग का काम दिखेगा, अंडरलाइन दिखेगी। और अगर आपने इनर टेक्स्ट लिखा है, इनर टेक्स्ट लिखा है, तो आपको यू टैग दिखेगा। लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, यू टैग दिखेगा। इनर टेक्स्ट मतलब वो सारे जो टेक्स्ट होते हैं उनको टेक्स्ट ही समझेगा। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होनी चाहिए इसमें। बात बस इतनी सी है कि अगर आपको एलिमेंट से गेट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू या डॉट इनर एचटीएमएल जो भी आपको लिखना हो। जैसे अगर आप किसी पी टैग से कोई वैल्यू उठा रहे हो तो आपको यहाँ पे इनर एचटीएमएल लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी इनपुट टैग से उठा रहे हो तो आपको डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। आपने लिखा डॉट वैल्यू और गेट कर लिया। अब ये गेट करके आपको किसी में स्टोर करना है। गेट करने का तरीका ये होता है, देखो ऐसी बात नहीं है कि यहां से भी कुछ गेट नहीं होगा, ये भी एक काम कर रहा है, ये भी गेट ही कर रहा है, ये भी वैल्यू को गेट ही कर रहा है। बट ये वैल्यू को गेट करने के बाद सम की वैल्यू इसमें चली जा रही है। अगर अभी मैं इसको अगर डायरेक्ट सिर्फ इसको प्रिंट करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक आएगी। क्यों ब्लैंक आएगी?
नहीं, ब्लैंक अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी इसमें 2 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने डाल रखी है, तो अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अभी इसकी वैल्यू आएगी 2। और फिर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को ही चेंज कर दिया, वैल्यू की जगह पे मैंने अपने सम नाम के वेरिएबल को स्टोर कर दिया। बस ये होता है सेट करना। जब आप उसके वैल्यू में अपने वेरिएबल को स्टोर कर देते हो, ये होता है सम करना, और ये होता है सेट करना। और जब आप किसी वैल्यू को गेट करते हो, तो आप उसकी वैल्यू को किसी अपने वेरिएबल में स्टोर करते हो। एलिमेंट की वैल्यू को अपने वेरिएबल में स्टोर करने को कहते हैं गेट करना, और अपने वेरिएबल से एलिमेंट की वैल्यू में वैल्यू को डालना उसको कहते हैं सेट करना। बस इतना सा डिफरेंस है। हाँ, इनर एचटीएमएल टैग को पहचानता है। ओके, चलो। डॉन नहीं, डन लिखना चाहिए था निशाद। ठीक है। ओके, तो इतना क्लियर है, आई होप आप सबको इतना क्लियर है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड डॉट एच टी एम एल। मैंने लिखा सेकंड डॉट एच टी एम एल, और सेकंड डॉट एच टी एम एल के लिए मैंने एक फाइल बनाई सेकंड डॉट जे एस। क्या इतना आप लोग कर पाओगे? क्या सेकंड डॉट जे एस कर पाओगे? और सेकंड डॉट एच टी एम एल में क्या लिखना है? सबसे पहले बेसिक कोड लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना सेकंड सेकंड फाइल सेकंड सेकंड फाइल। ओके, नाउ अब क्या करना है, सेकंड फाइल में आपने जो जावा, बहुत तरीके हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया विंडो डॉट अलर्ट। ओके, विंडो डॉट अलर्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। ठीक है, हेलो सेकंड, लिख दिया हेलो सेकंड। ठीक है, और ये रही हमारी सेकंड डॉट एच टी एम एल। मैंने इसको रन करा दिया, सेकंड डॉट एच टी एम एल को रन करा दिया। अभी हमारा अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने लिंक नहीं कर रखा है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। मैंने लिखा स्क्रिप्ट एस आर सी में मैंने पाथ दे दिया जेएस सेकंड डॉट जेएस। ठीक है, जो जिसकी फाइल फोल्डर के अंदर हो वो जेएस फॉरवर्ड स्लैश सेकंड डॉट जेएस लिखेगा, जिसकी फाइल फोल्डर के बाहर हो उसको लिखना है सिर्फ सेकंड डॉट जेएस। ठीक है, इतना करके बताओ मुझको जल्दी से, फटाक से इतना करो और रिफ्रेश करके चेक करो क्या तुम्हारा सेकंड डॉट एच टी एम एल में आपकी सेकंड डॉट जेएस लिंक हो गई। इतना करके बताइए जल्दी मुझको, इतना करके जल्दी बताइए मुझको। हाँ, बॉडी के ऊपर ही तो कर रहा है, हेड के अंदर ही तो कर रहा है, हेड के अंदर ही तो कर रहा है, हेड के अंदर ही तो किया है। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए इतना को, जल्दी करके बताइए। ओके शिवम जल्दी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ओके भारती, अभिषेक, विशाल, विशाल सोनी। फाइल को लाइव सर्वर रन कर रहे हो, डबल क्लिक करके रन करो ना इसको, सेकंड डॉट एचटीएमएल को डबल क्लिक करो, रन हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? ओके, ओके, आई होप जेएस का कोड, अरे भाई गौरव क्या कर रहे हो तुम? जेएस में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, विंडो डॉट अलर्ट लिखा है, इतना इतना देखना पड़ रहा है आपको, बहुत बुरी चीज है। ठीक है, ओके, आई होप सबका हो गया है, आई होप सबका हो गया है। ठीक है, सबका हेलो डॉट हेलो सेकंड आ रहा होगा, हेलो सेकंड आ रहा है, सबका आ रहा है हेलो सेकंड। इसका मतलब हमारी फाइल लिंक हो गई है, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या करने जा रहे हैं हम? अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स ले लेना है, एक इनपुट बॉक्स ले लेना है। ठीक है, इनपुट बॉक्स का टाइप है टेक्स्ट, और इसमें मैं आईडी दे रहा हूँ, मैंने इसको आईडी दे दी ए आईडी दे दी। ठीक है, नेम में कुछ भी लिख सकते हो आप, जो मन करे आप नेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक बटन लगाया, इनपुट इनपुट बटन, और बटन की वैल्यू मैंने पास कर दी, वैल्यू पास कर दूंगा मैं चेक। ठीक है, चेक नाम की वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अच्छा एडिशन मैंने कर दिया है, तो क्या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब आप लोग कर सकते हो? आपका टास्क है, आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर ऐसा रहेगा कि जैसे
आपने एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का, ठीक है। ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बनाना है, ऐसे ही आपको सारे फंक्शंस बनाने हैं। आपको क्या करना है, ऐड के जगह पे यहाँ पे लिख देना है प्लस, ठीक है। और प्लस नाम के बटन पे आपको ऐड कॉल करना है, माइनस पे सब नाम के फंक्शन को कॉल करना है, और डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे ही सारे करने हैं, ठीक है। और क्या होगा इससे, अभी यहाँ पे प्लस आ रहा है, ऐसे इधर माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, और जिस बटन पे क्लिक करे यूजर वो उसको परफॉर्म होता दिखना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं इसको मैं यहाँ पे कर दिया माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अभी क्या है कि बटन तो सारे अलग हैं, बट काम सबका भी सेम ही है। अभी सबका काम क्या है, सेम। अभी काम सबका सेम, सबका काम सेम है, ठीक है। आपको ऑन क्लिक पे यहाँ पे सब लिख देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देना है, यहाँ पे डिवाइड लिख देना है, यहाँ पे सब लिख देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देना है, और इसके फंक्शंस आपको बना देने हैं। इसके फंक्शंस आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस आपको खुद बनाने हैं। ये फंक्शंस आपको बनाने हैं, और इस फंक्शन के अंदर जो काम परफॉर्म होना चाहिए वो काम करना है, ठीक है। इतना हो जाएगा। वो मैं अभी बता देता हूँ, चेक कर लेना अब देखो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। वैलिडेशन ना, वैलिडेशन वैलिडेशन आओ वैलिडेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि इसका एक बहुत जरूरी चीज होती है वैलिडेशन। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैलिडेशन होते हैं तीन तरह के, वैलिडेशन होते हैं तीन तरह के। पहले कौन सा, पहला होता है रिक्वायर्ड वैलिडेशन, पहला होता है रिक्वायर्ड वैलिडेशन, रिक्वायर्ड। दूसरा कौन सा, दूसरा होता है लेंथ वैलिडेशन, लेंथ वैलिडेशन, ठीक है, लेंथ वैलिडेशन। तीसरा कौन सा, तीसरा होता है पैटर्न वैलिडेशन। ये तीन तरह के वैलिडेशन होते हैं, तीन तरह के वैलिडेशन होते हैं। नेम में हमेशा रिक्वायर्ड वैलिडेशन होता है, नेम रिक्वायर्ड होता है। नेम की कोई लेंथ आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम लेंथ कहा जाता है कि 3 लेटर आप मिनिमम बता सकते हो, मैक्सिमम की कोई वो नहीं होती, रेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए नेम सिर्फ रिक्वायर्ड होता है। लेंथ होती है मोबाइल नंबर में, मोबाइल नंबर में और पासवर्ड में, ठीक है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड में। पैटर्न होता है आपके पासवर्ड का, मोबाइल नंबर का भी पैटर्न हो सकता है, और ईमेल एड्रेस का भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो पैटर्न, और जितना कवर हो पाएगा आज मैं उतना कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। रिक्वायर्ड तो कवर ही हो जाएगा अभी, देखो ये इतना दिख रहा है आप लोगों को। अब इस पे मैं एक फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करो जिसका नाम है चेक, जिसका नाम है चेक, चेक नाम का फंक्शन, ठीक है। मैं हाउस में नहीं, टावर पे हूँ। ये मैं या रोहित सर, दोनों में से कोई भी जो अवेलेबल होगा उस टाइम पे समर ट्रेनिंग में, बट चांसेस रोहित सर की ज्यादा है उस टाइम पे, ठीक है। चेक नाम का एक फंक्शन है, चेक नाम का एक फंक्शन है, चेक नाम का एक फंक्शन है। ये फंक्शन अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं है। तो अगर आप सेकंड वाली फाइल में जाओगे, रिफ्रेश करोगे, आपको ये दिखेगा, तो इस पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, एरर आएगा भाई, जाहिर सी बात है एरर आएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कि भाई ऑन क्लिक पे जो आपने चेक बनाया है वो डिफाइंड नहीं है, चेक डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो चलो डिफाइन करते हैं। मैं गया सेकंड डॉट जेएस में, ठीक है, मैं गया सेकंड डॉट जेएस में, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था, चेक था। फंक्शन का नाम है चेक, फंक्शन का नाम है चेक। करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली, सिंपली बस अलर्ट बॉक्स चलाया जिसमें मैंने लिख दिया चेक, मैंने लिख दिया चेक, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया, एंड नाउ रिफ्रेश है, और जैसे मैंने चेक बटन पे क्लिक किया, चेक। इतना हो जाए तो बताओ। सर अवेलेबल नहीं है अभी, और ट्रेनिंग की कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक के कंटेंट कवर नहीं होता है यहाँ पे तब तक की ट्रेनिंग चलती रहे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है रात के 9-10 बजे तक, कई बार 12 बजे तक, कई बार पूरी रात चलती है ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो मैंने चेक पे बटन पे क्लिक किया और ये चेक आ रहा है, इसका मतलब मेरा फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। फंक्शन काम कर रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे चाहिए कि जो आपने जो अभी एक बॉक्स बनाया है, ये वाला जो बॉक्स बनाया है, इसको आईडी क्या दी है, ए आईडी दी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ए आईडी है, ये बस इसका एलिमेंट, इस एलिमेंट का मुझको वैल्यू पता चल जाए। मुझको क्या पता चल जाए, वैल्यू पता, क्या पता चल जाए, वैल्यू पता चल जाए कि भाई वैल्यू है क्या। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, ए या एक्स, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो आप। मैंने यहाँ पे लिखा वैर
x इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी जिसकी आईडी क्या हो, ए हो, उसकी वैल्यू को क्या करो, ए में स्टोर कर दो, उसकी वैल्यू को क्या करो, ए में स्टोर कर दो, ए में स्टोर कर दो, और एक बार एक्स में स्टोर कर दो, और एक बार अलर्ट बॉक्स में हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं एक्स में क्या वो वैल्यू आ रही है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने इसको रिफ्रेश किया, कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 12 और ये 12 आ रहा है, और मैंने यहाँ पे लिखा कुछ नहीं और ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है क्या, क्या ये इतना समझ में आया, इसमें कुछ समझना था नहीं, अभी पहले हम लोग कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअल बात अब है कि अब मुझे चाहिए, अब मैं एक वैलिडेशन लगाने जा रहा हूँ, कौन सा वैलिडेशन, रिक्वायर्ड वैलिडेशन, एक वैलिडेशन यूज करने जा रहे हैं हम, रिक्वायर्ड वैलिडेशन। उसमें क्या होगा, देखो भाई, उसमें होगा इफ x इक्वल इक्वल सिंगल, मतलब कि अगर x ब्लैंक आ रहा है, अगर x ब्लैंक आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली विंडो डॉट अलर्ट करना है, और उसमें बता देना है, उसमें क्या बता देना है, प्लीज इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। मैंने नेम के लिए एक वैलिडेशन लगाया है कि अगर कोई पर्सन उसको ब्लैंक छोड़ रहा है तो उसको एक पॉपअप मैसेज आएगा कि प्लीज इंटर योर नेम, अपना नाम इंटर करिए तब आप क्लिक करिए बटन, आप पहले नाम इंटर करिए तब क्लिक करिए बटन पे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने जब इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे पहला अलर्ट बॉक्स आया जिसमें वैल्यू नल थी। पहला अलर्ट बॉक्स रिफ्रेश नहीं हुआ, 1 मिनट, मैंने इस पर क्लिक किया, सेव नहीं किया मैंने फाइल को, सॉरी। मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैंने इस पर क्लिक किया, प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है। और अगर मैंने इसके अंदर सिर्फ एक स्पेस भी डाल दिया, अगर एक स्पेस डाल दिया, फिर मैं करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, फिर मैं करूंगा तो कुछ नहीं आएगा। ये क्लासेस तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं चलेगी, बस अब खत्म होने वाली है, ठीक है। और ये होता है रिक्वायर्ड वैलिडेशन, अगर आप कुछ नहीं रखोगे तो आपको ये बोलेगा प्लीज इंटर योर नेम, और अगर आप अपना नाम रखोगे तो ये कुछ नहीं रोकेगा, ठीक है। तो इसे रोकना भी नहीं चाहिए, ये तब रोकेगा जब ये ब्लैंक होगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैलिडेशन ऐसा ही होता है। रिक्वायर्ड वैलिडेशन क्या है, आपको समझ में आया, पहले ट्रेनिंग खत्म हो जाए फिर मिल जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ए डॉट वैल्यू आपको करना है, उसके बाद उसके वेरिएबल को चेक कर लेना है कि क्या क्या वो ब्लैंक तो नहीं, अगर वो ब्लैंक है, हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन हमको देनी है, हमसे बस इतना सा मतलब है, अगर ब्लैंक है तो रोकना है, अगर ब्लैंक नहीं है तो जाने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं कोई अलर्ट बॉक्स नहीं शो कराने जा रहा हूँ। जब ब्लैंक होगा तभी रोकना है, ब्लैंक होगा तभी रोकना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैलिडेशन का काम बस इतना सा है कि अगर ब्लैंक होगा तो ही रोकना है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। ओके, ठीक है। एक और चीज देख लो, मैंने एक कंडीशन दे दी कि अगर एक्स ब्लैंक है, एक्स ब्लैंक है, तब तो वो कहेगा कि भाई प्लीज इंटर योर नेम। और अगर एक्स डॉट लेंथ, कहा जाता है कि जो नाम होता है ना, नाम, कहा जाता है जो आपका नाम होता है वो मिनिमम कितने लेटर्स का होना चाहिए, मिनिमम कितने लेटर्स का होना चाहिए, मिनिमम 3 लेटर्स का होना चाहिए, मिनिमम कितने लेटर का होना चाहिए, मिनिमम 3 लेटर का होना चाहिए, मिनिमम 3 लेटर का होना चाहिए। ये कहा जाता है कि नाम जो होता है वो मिनिमम 3 लेटर का होता है, मैक्सिमम कितने भी लेटर का, मैक्सिमम आप एपीजे साहब का नाम देख लो, इतना लंबा है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जाता है कि सिर्फ मिनिमम की वो है, मिनिमम की बात है, मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम 3 लेटर होने ही चाहिए, नेम में मिनिमम 3 लेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी छोटे से छोटा नाम होगा तो उसमें 3 लेटर होंगे। तो मैंने कहा कि अगर एक्स की लेंथ लेस देन 3 है, अगर लेस देन 3 है, तो मैंने कहा कि भाई विंडो डॉट अलर्ट करो, क्या, प्लीज इंटर
वैलिड नेम, वैलिड नेम, ठीक है। और सेव किया, सेव किया, और रिफ्रेश करके चेक करें। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने इस पे क्लिक किया, कह रहा है प्लीज इंटर योर नेम। मैंने ए इंटर किया, क्यों इंटर, प्लीज इंटर वैलिड नेम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 3 लेटर का कोई एक नाम रख दिया, अता, ठीक है। अब क्लिक करने पे नहीं रुकेगा, अब इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं। ओके, तो क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? आई होप आज की क्लास आपको क्लियरली समझ में आई होगी। डॉम मैनिपुलेशन एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन में आज हम लोगों ने 2 वैलिडेशन देखा है, रिक्वायर्ड वैलिडेशन एंड लेंथ वैलिडेशन। कल हम लोग लेंथ वैलिडेशन को प्रॉपरली एंड पैटर्न वैलिडेशन को कंप्लीटली देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। एंड सागर सर अगर आप हैं तो प्लीज, हाँ सारी चीजें हम कल देखेंगे, कैरेक्टर के लिए सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, ओके। जी अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लिंक्डइन की आईडी? क्या बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है सर, प्लीज लिंक, अटेंडेंस लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ लगभग 2-4 दिन और चलेगी क्लासेस बस। आप अगर एलएमएस पे ज्वाइन है तो वहीं पे आपको मिल सकती है, ओके। जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। नहीं हो रहा है, इंटर वैल्यू में ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या लेंथ की स्पेलिंग सही लिखा है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो अटेंडेंस लिंक आ चुकी है। अच्छा, हाँ अभी कुछ दिन तो चलेगा। हाँ तो स्पेलिंग चेक कर लो लेंथ की, ओके। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।